टी टेस्ट को समझने के लिए क्लास की बात करते हैं। फर्ज करो कि एक क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, उनमें से 55 लड़के हैं और 45 लड़कियां हैं। इन बच्चों का एक टेस्ट लिया गया और इस टेस्ट के अंदर 100 में से इनका स्कोर आया। इस स्कोर का एवरेज निकाला और फर्ज कीजिए कि लड़कों का एवरेज स्कोर 69 था और लड़कियों का एवरेज स्कोर 70 है। क्योंकि लड़कियों का एवरेज स्कोर लड़कों से ज़्यादा है, तो क्या हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि लड़कियां ज़्यादा इंटेलिजेंट है लड़कों से? ये सवाल है। आप वीडियो को रोक सकते हैं और फिर इसके बारे में सोच सकते हैं और कमेंट्स में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सिचुएशन हो सकता है आपको ये कहने पर बाध्य करे कि हाँ, लड़कियां ज़्यादा इंटेलिजेंट है लड़कों से, क्योंकि 70 स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा बड़ा नंबर है लड़कों के एवरेज से। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और सप्लाई कर देता हूँ। अगर मिनिमम मार्क्स लड़कों के यहाँ पर 21 हैं और हाईएस्ट मार्क किसी भी एक लड़के के आए हैं वो 96 हैं, और लड़कियों के केस में अगर हम कहें कि उनका एवरेज तो 70 है, लेकिन जो मिनिमम स्कोर किसी एक लड़की का इस क्लास में आया है वो 23 है और हाईएस्ट स्कोर 98 है। जब आपको इस मिनिमम और मैक्सिमम की जानकारी दी गई, तब क्या आपका ये ओपिनियन बदल रहा है कि लड़कियां ज़्यादा इंटेलिजेंट है लड़कों से क्योंकि उनका एवरेज ज़्यादा है लड़कों से? अब एक और सिचुएशन मैं इसमें ऐड करता हूँ। फर्ज कीजिए कि अभी जो लड़कों का स्कोर अभी तक आपका जो 69 आ रहा था एवरेज, उसमें अगर मान लीजिए कि मिनिमम स्कोर आपका 60 है और मैक्सिमम स्कोर 75 है। लड़कियों के केस में अगर मिनिमम स्कोर 65 है और मैक्सिमम स्कोर 79 है, तो क्या अब भी आप कहेंगे कि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है लड़कों से क्योंकि उनका एवरेज ज़्यादा है? इसके बारे में सोचिए और कमेंट्स में मुझे बताइए। चलो, इसको समझाने के लिए मैं एक और सिचुएशन आपको देता हूँ। दिल्ली और गुरुग्राम हमारे देश के दो बड़े शहर हैं और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास लगते हैं। फर्ज कीजिए कि आप गुड़गांव में हैं, 40 से 50 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस मुश्किल से है। सपोज आप गुड़गांव में बैठे हैं गुरुग्राम में, और गुरुग्राम में आप एक टोस्टर खरीदना चाहते हैं। उस टोस्टर की कीमत फर्ज कीजिए आपकी गुड़गांव के अंदर 25,000 रुपये है, लेकिन यही टोस्टर अगर आप दिल्ली जाएं तो ये वहां जाकर आपको 5,000 रुपये में मिल जाएगा। आपके 20,000 रुपये बच रहे हैं। कितने लोग आप में से गुड़गांव से दिल्ली जाएंगे और इस टोस्टर को खरीद के 20,000 रुपये बचाएंगे? ये एक्सपेरिमेंट मैंने क्लास में काफी टाइम किया, बाकी लोगों से भी पूछ के देखा। आमतौर पर निकल कर आया कि लोग कहेंगे कि हाँ, वो दिल्ली जाएंगे और अपने 20,000 रुपये बचाएंगे। अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आपको एक गाड़ी खरीदनी है। गुड़गांव में ये गाड़ी आपकी 50,20,000 रुपये की आती है, लेकिन अगर आप दिल्ली चले जाते हो तो यही गाड़ी आपको पूरे 50 लाख रुपए की पड़ती है। यहाँ पर भी आपके 20,000 रुपये बच रहे हैं। तो कितने लोग आप में से गुड़गांव से दिल्ली ट्रैवल करेंगे और अपने 20,000 रुपये बचाएंगे? ये एक्सपेरिमेंट फिर मैंने क्लास में किया, बाकी लोगों से भी पूछ के देखा। इसमें ये निकल कर आया कि बहुत से लोग दिल्ली नहीं जाना चाहते इन 20,000 रुपये के बचाने के लिए। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जब आप किसी से ये पूछेंगे कि क्यों कार के केस में वो दिल्ली नहीं जाएगा लेकिन टोस्टर के केस में दिल्ली चला जाएगा, तो एक आम जवाब जो आपको देखने को मिलता है वो ये है कि टोस्टर की कीमत ही आपकी 25,000 रुपये है। उसमें अगर मैं 20,000 रुपये बचा लेता हूं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है 20,000 रुपये इन कंपैरिजन टू 25,000। लेकिन गाड़ी के केस में क्योंकि गाड़ी 50 लाख रुपए की है, तो उस पर 20,000 रुपये अगर मैं कंपेयर करूं तो वो बहुत छोटा पड़ता है। तो आपका जो डिसीजन था वो चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? जब आपने उसको कंपेयर किया किसी एक नंबर से और कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हुआ, तो आपने कहा कि नहीं, मैं गाड़ी के केस में नहीं बचाऊंगा लेकिन उसके केस में बचाऊंगा। इसके बाद चलो अपने क्लास वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। मैंने आपको दो सिचुएशन दी थी। सिचुएशन में एक चीज कॉमन थी कि लड़कों का एवरेज स्कोर 69 है, लड़कियों का एवरेज स्कोर 70 है। लेकिन मैंने एक सिचुएशन में आपको बताया कि अगर लड़कों का मिनिमम स्कोर 21 है और हाईएस्ट स्कोर 96 है, और लड़कियों का मिनिमम स्कोर अगर 23 है और मैक्सिमम स्कोर आपका 98 है, और दूसरी सिचुएशन मैंने आपको बताया कि एवरेज वही सेम है 69 और 70, लेकिन अब मैंने आपको कहा कि लड़कों का मिनिमम स्कोर 60 है, मैक्सिमम स्कोर 75 है, और लड़कियों का मिनिमम स्कोर 65 है और हाईएस्ट स्कोर 79 है। तो क्या अब भी आपका ओपिनियन चेंज होगा क्या? ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि अगर आप सिचुएशन ए में, जहां मैंने आपको कहा था कि लड़कों का मिनिमम स्कोर 21, हाईएस्ट स्कोर 96, अगर आप 96 में से 21 माइनस करेंगे तो वो रेंज आपकी बनती है और डिफरेंस बनता है 75 का। ऐसे ही इस केस में सिचुएशन ए में जो मैक्सिमम स्कोर मैंने आपको लड़कियों को बताया था 98 और मिनिमम स्कोर 23 बताया था, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 75 निकल कर आएगा। ऐसे ही दूसरी सिचुएशन को अगर आप देखोगे तो लड़कों का अगर मिनिमम स्कोर 60 है, हाईएस्ट स्कोर 75 है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इनकी रेंज निकल कर आती है 15। लड़कियों के केस में भी मिनिमम स्कोर 65 था, हाईएस्ट स्कोर 79 था। इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आपकी 16 रेंज निकल कर आती है, जो डिफरेंस है इनका 16। अब जरा इसको समझिए। मेल फीमेल सिचुएशन ए जो डिफरेंस है वो 75 का है। मेल फीमेल सिचुएशन बी डिफरेंस मेल के लिए 15 का, फीमेल के लिए 16 का। अब लेकिन एवरेज के स्कोर में कितना डिफरेंस है?
लड़कों के और लड़कियों के एवरेज स्कोर में 1 का डिफरेंस है। लड़कों का 69 था, लड़कियों का 70 था। अब सिचुएशन ए में जो हमारा डिफरेंस था दैट वाज 75। 75 पे आप 1 को सोचिए क्योंकि डिफरेंस 1 का है। दूसरी तरफ हमारा रेंज का डिफरेंस 15 या 16 था। इस 15 या 16 पे 1 को सोचिए। क्या ये जो 1 आपको नजर आ रहा है जो कि डिफरेंस है एवरेज स्कोर में, क्या इस 1 का मतलब सेम है इन दोनों सिचुएशन में? ये सवाल है। एक सिचुएशन में 1/75 की बात हो रही है, एक सिचुएशन में 1/15 और 16 की बात हो रही है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 20,000/25 एंड 20,000/50 lakhs सिचुएशन चेंज हो गई, हमारा ओपिनियन चेंज हो गया। तो क्या यहां ऐसा नहीं सोच सकते आप कि 1/75 एंड 1/15/16, क्या अब भी आपका ओपिनियन वही है कि लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट है लड़कों से क्योंकि उनका स्कोर ज्यादा आया है, एवरेज स्कोर ज्यादा आया है और वो डिफरेंस है सिर्फ 1 का? मैं यहां आपको समझाना क्या चाहता हूं, मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ सिंपली आप डिफरेंस को देखकर, दो मीन्स के डिफरेंस को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि क्या ये डिफरेंस इतना बड़ा डिफरेंस है कि हम इसके बेस पे डिसीजन ले लें, इसके बेस पे ये कह दें कि लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट है लड़कों से। इस एक को हमें डीपली समझना पड़ेगा। इस एक को 1 डिफरेंस जो है इसको हमें थोड़ा सा इंसाइटफुली देखना पड़ेगा और तब हमें समझ आएगा कि क्या हम इस डिफरेंस को इतना बड़ा डिफरेंस समझें कि हाँ ये कह दे कि हाँ लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट है लड़कों से। अब ये जो डिफरेंस की स्टडी है ये डिपेंड करती है आपकी वेरिएशन के ऊपर, क्योंकि हमने रेंज की बात की 75 और 15 और 16। ये जो डिफरेंस, वट एवर इज द डिफरेंस, दो मीन्स के बीच में जो भी डिफरेंस है, इस डिफरेंस की स्टडी कर ये पता लगाना कि क्या असल में ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस इतना बड़ा है क्या इस डेटा के हिसाब से कि हम इस डिफरेंस के बेस के ऊपर अपना डिसीजन बना ले कि हाँ लड़कियां लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। ये काम हमारा टी टेस्ट करता है। दोस्तों टी टेस्ट को डिफरेंस ऑफ मीन टेस्ट कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मीन्स के बीच के डिफरेंस को ये स्टडी करता है। यही मैंने आपको बताया था कि मीन के बीच का डिफरेंस लड़के और लड़कियों का 1 था, 1 था, उसको स्टडी कर बताना कि ये इतना बड़ा नंबर है क्या इस डेटा के हिसाब से कि हम इसे कंसिडर करें। तो ये काम हमारा टी टेस्ट करता है। तो टी टेस्ट एक डिफरेंस ऑफ मीन टेस्ट है। अगर मैं टी टेस्ट की पोजिशनिंग की आपको बात करूं तो टी टेस्ट एसेंशियली एक पैरामीट्रिक टेस्ट है और वो 3 तरह का होता है: 1 सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और पेड सैंपल टी टेस्ट। 1 सैंपल टी टेस्ट जैसा कि नाम बता रहा है इसमें सैंपल 1 लेते हैं, और आपका इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट ये 2 सैंपल टी टेस्ट है, इसमें 2 सैंपल्स लिए जाते हैं और पेड सैंपल के अंदर भी 2 सैंपल लिए जाते हैं। अब इनके डिफरेंस को जरा थोड़ा समझते हैं। इसको डिफरेंस को समझने के लिए पहले मैं इंडिपेंडेंट सैंपल से शुरू करूंगा। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जैसा कि नाम ही बता रहा है आपको कि इसमें 2 सैंपल होते हैं और दोनों सैंपल एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, विच मीन्स जो इंसान एक सैंपल यानी कि एक ग्रुप का हिस्सा है वो दूसरे ग्रुप का हिस्सा नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले हमने लड़के और लड़कियों की बात करी थी। जो इंसान लड़की है वो लड़का नहीं हो सकता, जो लड़का है वो लड़की नहीं हो सकती। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स हैं ये दोनों। इस तरह के ग्रुप्स के मीन को जब हम स्टडी करते हैं उसको हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट से स्टडी करते हैं। दूसरा है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। पेयर्ड सैंपल जैसा कि नाम बता रहा है इसमें पेयरिंग करते हैं हम सैंपल्स की। एसेंशियली इसमें सैंपल एक ही होता है, लेकिन आमतौर पर इस टेस्ट को बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट भी बोला जाता है। सपोज कीजिए कि आपने एक ट्रेनिंग दिया किसी ग्रुप को, उस ट्रेनिंग की एफिशिएंसी चेक करनी है, तो आप ट्रेनिंग से पहले उनका स्कोर मेजर करेंगे, फिर ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद स्कोर मेजर करेंगे उसी ग्रुप का। तो ये जो स्कोर अब आपके पास 2 हो गए, इन 2 के स्कोर का जो मीन है, जब इनके बीच का जो भी डिफरेंस है जब आप उसे स्टडी करते हैं तो वो पेड सैंपल टी टेस्ट होता है। तो पेड सैंपल में सैंपल आपका एक ही है लेकिन उसका मेजरमेंट 2 बार आपका लिया जाता है। 1 सैंपल टी टेस्ट एक स्पेशल केस है टी टेस्ट का और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना मीन, एक ही सैंपल होता है इसका क्योंकि इसका नाम 1 सैंपल टी टेस्ट है, इस सैंपल का जो मीन निकल कर आया कई बार हमें इसको एक किसी स्टैंडर्ड या रेफरेंस वैल्यू से कंपेयर करना होता है। उदाहरण के तौर के ऊपर हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सपोज आपने 100 लोगों का टेम्परेचर मेजर किया और उनका मीन निकाल लिया, अब ये मीन आपका सपोज निकल कर आया 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब क्या ये 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट ये अलग तो है 98.6 से? क्या आप ये कहेंगे कि इस ग्रुप को 100 लोगों का जिनका सैंपल लिया उनको बुखार है? अब ये आपको पता करने के लिए इस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका टेम्परेचर 98.3 हो, क्योंकि 99.2 तो आपका मीन है। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका टेम्परेचर आपका 99.6 हो, ये मीन है। तो जो डिफरेंस निकल कर जो हमें ये बताना है कि क्या ये असल में इस ग्रुप को हम कहें कि इनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है कि बुखार है, तो बुखार का हमारे पास एक रेफरेंस नंबर है 98.6। तो हम आमतौर पर क्या करते हैं, अगर आप एसपीएसएस में देखोगे तो इसमें हमें टेस्ट वैल्यू रिसर्चर की तरफ से सप्लाई करनी होती है। टेस्ट वैल्यू एक रेफरेंस वैल्यू है जिसके अगेंस्ट हम डिफरेंस को टेस्ट करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 98.6 टाइप कर देंगे टेस्ट वैल्यू में, और जो हमारा फिर बाकी आपका जो सैंपल का मीन होगा, सपोज उसका हमने अभी एग्जांपल है 99.2 है, तो 98.6 को 99.2, इन दोनों, ये भी दो आपके एक मीन की तरह हो गए। इनको जब हम टेस्ट करते हैं, जब एक इसमें से एक्चुअल में सैंपल मीन है, एक स्टैटिक वैल्यू है, इस डिफरेंस को जब हम स्टडी करते हैं तो वो आपका जो डिफरेंस है वो वन सैंपल टी टेस्ट से स्टडी किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात टी टेस्ट के बारे में, जब आप किसी भी स्टैटिस्टिक की बुक में टी टेस्ट के बारे में पढ़ोगे तो टी टेस्ट स्टूडेंट्स टी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, और इसके लिए कहा जाता है कि एक स्मॉल सैंपल टेस्ट है। स्टैटिस्टिक्स में स्मॉल सैंपल की परिभाषा है एनीथिंग विच इज लेस देन 30। अगर 30 से कम का सैंपल है तो आप टी टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन आप असेंशियली जब रिसर्च पेपर्स में जाकर देखेंगे तो टी टेस्ट तो आपका 500 के सैंपल पे भी लगाया जाता है, 600 के सैंपल पे भी लगाया जाता है। तो ऐसा कैसे होता है कि हम टी टेस्ट एक लार्ज सैंपल पर भी लगा सकते हैं, बट जबकि फंडामेंटली ये एक स्मॉल सैंपल टेस्ट है? इसका जवाब आपका टी के डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। किसी भी स्टैटिस्टिक की बुक के अंदर अगर आप जाएंगे तो उसके आखिर में कुछ पेजेस होते हैं जिनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स होती है, टी की टेबल, जेड की टेबल, जिसमें आपकी बहुत सी इंफॉर्मेशन दी होती है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो टी का भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे जैसे लेकिन आप सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है टी डिस्ट्रीब्यूशन की चेंज होती चली जाती है। जब ये नंबर सैंपल का 30 के आसपास चला जाता है तो आपका जो है ना साइज डिस्ट्रीब्यूशन का या शेप डिस्ट्रीब्यूशन की वो चेंज होनी शुरू हो जाती है, और एक लार्ज सैंपल में विच इज ग्रेटर देन 30 टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह हो जाता है। तो टी बिहेव्स लाइक अ जेड टेस्ट, टी बिहेव्स लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए लार्ज सैंपल के ऊपर भी हम आपका टी टेस्ट लगा लेते हैं। दोस्तों, टी टेस्ट के हाइपोथेसिस की बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा नल हाइपोथेसिस होता है टी टेस्ट का। देखिए, टी टेस्ट का नल हाइपोथेसिस होता है देयर इज नो डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ द सैंपल्स बीइंग टेस्टेड। अब इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए, आप ये याद कीजिए कि टी इज अ डिफरेंस ऑफ मीन टेस्ट। टी एक डिफरेंस ऑफ मीन टेस्ट है, ये मीन्स के डिफरेंस को टेस्ट करता है। अब नल हाइपोथेसिस हमने बात करनी है, तो नल हाइपोथेसिस, तो आप डिफरेंस ऑफ मीन को हाइपोथेसिस मानिए, नल आपने वर्ड आगे लगा दिया। नल का मतलब होता है नो, डजंट एग्जिस्ट, शिफर। तो आप ये कहेंगे कि क्योंकि टी वाज डिफरेंस ऑफ मीन टेस्ट, उसके आगे नल लगा दिया गया, तो नो डिफरेंस इन मीन टेस्ट हो गया ये। तो नल हाइपोथेसिस टी का बनता है नो डिफरेंस इन मीन्स। तो आपको हाइपोथेसिस की थ्योरी से पता है, अगर हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं और अगर हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू जो कि पी वैल्यू होती है वो 0.05 से आपकी ज्यादा आती है, तो हम उस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करता है। तो अगर आपकी पी की वैल्यू 0.05 से कम आती है तो वो वैल्यू आपकी जो है हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि वो रिजेक्शन रीजन में आपका फॉल करता है। तो टी टेस्ट के केस में अगर पी वैल्यू 0.05 से कम है तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, सपोर्ट नहीं किया। नल हाइपोथेसिस हमारा था नो डिफरेंस इन मीन, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस है। अगर टी टेस्ट के केस में आपकी पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ। नल हाइपोथेसिस था नो डिफरेंस इन मीन, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि मीन्स में कोई डिफरेंस नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको टी टेस्ट की बताता हूँ। टी टेस्ट का एक बहुत ही सेंसिटिव असम्पशन होता है जो होता है इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस अक्रॉस द ग्रुप्स, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस अक्रॉस द ग्रुप्स भी जिसे बोलते हैं। तो क्योंकि टी टेस्ट आपके दो सैंपल्स में आमतौर पर लगाया जाता है, तो इसको लगाने से पहले ये असम्पशन चेक करनी होती है। तो इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस या होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की कंडीशन को एक स्टैटिस्टिक चेक करती है टी टेस्ट में, जिसे हम लिविन स्टैटिस्टिक बोलते हैं। लिविन स्टैटिस्टिक 1960 में लिविन ने प्रपोज की थी एक पेपर में। उस पेपर का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज्यादा पढ़ सकते हैं। अब जो लिविन टेस्ट सिर्फ एक काम टी टेस्ट में करता है, वो असम्पशन चेक करता है कि क्या वेरिएंस होमोजेनियस है कि नहीं है। अब जब हम बात करते हैं वेरिएंस की होमोजेनिटी की, तो लिविन भी आपकी एक पी वैल्यू निकाल कर देता है। अगर लिविन की पी वैल्यू, सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से कम है तो इसका मतलब आपके वेरिएंस होमोजेनियस नहीं है। अगर पी वैल्यू लिविन टेस्ट की 0.05 से ज्यादा निकल कर आती है तो इसका मतलब होमोजेनिटी है आपकी दो ग्रुप्स के बीच में। अकॉर्डिंगली हमें अपने टी टेस्ट को इंटरप्रेट करना होता है। अगर आप टी टेस्ट की आउटपुट टेबल एस्पेसिस में देखेंगे तो उसमें दो रोज निकल कर आती हैं। एक रो होती है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस नॉट एज्यूम्ड या इक्वल वेरिएंस इज नॉट एज्यूम्ड, इसके लिए भी एक टी की पी वैल्यू दी होती है। एक और रो निकल कर आती है जिसमें लिखा होता है कि इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस नॉट एज्यूम्ड, इसके लिए भी टी की एक पी वैल्यू निकल कर आती है। क्योंकि हमारे पास टी की दो पी वैल्यू हैं, क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी पी वैल्यू को हम कंसीडर करें और अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करें। इसका जवाब है कि पहले आप लिविन का रिजल्ट देखेंगे। लिविन का रिजल्ट अगर तो आपका 0.05 से कम है तो आप टी टेस्ट की वो पी वैल्यू देखेंगे जिसके अंदर इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम्ड लिखा हुआ है। अगर लिविन की सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से ज्यादा है तो आप टी की वो पी वैल्यू देखेंगे जिसमें आपका इक्वल वेरिएंस एज्यूम्ड लिखा हुआ है।
तो ये आपके टी टेस्ट को इंटरप्रेट करने का तरीका है कि कौन सी पी वैल्यू टी की आप देखें, क्योंकि आपके पास दो हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि क्योंकि होमोजेनिटी और वेरिएंस की बात दो सैंपल्स को लेकर होगी, तो जब आप वन सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि लिविंग टेस्ट एस्पेसिस कैलकुलेट कर नहीं देता है। वो इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि एक वैल्यू तो आपने स्टैटिक स्टैंडर्ड वैल्यू ली है, तो वो सैंपल तो है ही नहीं। तो जब वो सैंपल नहीं है तो दो सैंपल्स के बीच में वेरिएंसेस की होमोजेनिटी की बात आएगी ही नहीं। तो इसीलिए आपका लिविंग टेस्ट इंडिपेंडेंट सैंपल में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां दो ग्रुप हैं। लेकिन वन सैंपल टी टेस्ट में आपको लिविंग स्टैटिस्टिक नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि एसेंशियली फंडामेंटली आपने उसमें सैंपल एक ही लिया था। ये सब समझने के बाद हम लॉजिकल सीक्वेंस देख लेते हैं टी टेस्ट की क्या है। जब भी आप टी टेस्ट लगाएंगे, रन करेंगे, एस्पेसिस के अंदर आप एनालाइज में जाएंगे, कंपेयर मीन्स में जाएंगे, और उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे, चाहे वन सैंपल है, चाहे इंडिपेंडेंट सैंपल है, चाहे पेड सैंपल है। टी एक डिफरेंस ऑफ मीन टेस्ट है। इसी से संबंधित एक और टेस्ट हमारे पास होता है जिसका नाम है एनोवा। एनोवा की फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा भी एक डिफरेंस ऑफ मीन टेस्ट है। तो एनोवा में और टी टेस्ट में फर्क क्या हुआ? एनोवा और टी टेस्ट में फर्क ये है कि टी टेस्ट में हम दो सैंपल्स के मीन को कंपेयर करते हैं, लेकिन जब हमें दो सैंपल से ज्यादा के मीन्स को कंपेयर करना होता है तो टी टेस्ट हमारे हेल्प नहीं करता। उस केस में हमें एनोवा की जरूरत पड़ती है। एक लास्ट चीज टी टेस्ट के बारे में बता दूं, टी टेस्ट के अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका मैट्रिक स्केल पे मेजर किया जाता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है। एग्जाम्पल जो हम लेकर चले थे कि लड़के और लड़कियों का एवरेज स्कोर जो आपने निकाला था, तो लड़के और लड़कियां आपका ग्रुप है, ये इंडिपेंडेंट आपका वेरिएबल हुआ। ये कैटेगोरिकल स्केल पे है क्योंकि ये जेंडर है, नॉमिनल स्केल है, मेल एंड फीमेल। जबकि जो एवरेज आपने निकाला है वो मार्क्स का एवरेज है, वो आपका रेशो स्केल पे मेजर किया गया होगा, इसीलिए वो एक मैट्रिक वेरिएबल है। तो टी टेस्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल मैट्रिक होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कैटेगोरिकल होगा। आशा करता हूं इस वीडियो से आपके टी टेस्ट के काफी सारे सवाल एड्रेस हुए होंगे। नमस्कार।